डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 26। क्या अमीर लोग झूठ नहीं बोलते? कोई समस्या नहीं। अंजलि को पता चल गया था कि विक्रम सिंह सचमुच बहुत गुस्से में था और उसका गुस्सा बेकाबू था। कपड़ों की दुकान के अंदर लता मिश्रा अभी भी फर्श पर लेटी हुई थी। वो इतनी अपमानित महसूस कर रही थी कि उसके मन में आत्महत्या करने के विचार भी आ रहे थे। वो एक उच्च शिक्षित महिला थी जिसने कभी किसी को जोर से फटकारा नहीं था। वो आवारा कुत्ते को भगाने का साहस भी नहीं कर सकती थी। अब उसे चोर के रूप में बदनाम किया जा रहा था। हालांकि उसे होश आ गया था, लेकिन अपने चारों ओर क्रूर चेहरों और उड़ती हुई थूक को देखकर वो चाहती थी कि वो फिर से बेहोश हो जाए। ये असहनीय था। उठो, मरने का नाटक करना बंद करो। क्या तुम हमें धोखा देना चाहते हो? सपने देखते रहो। कपड़ों की दुकान के मालिक ने लता मिश्रा को बेरहमी से लात मारी। देखने वालों ने न केवल उसे रोका नहीं, बल्कि लात की प्रशंसा भी की, क्योंकि वे भी निस्संदेह मानते थे कि लता मिश्रा एक चोर थी। चोरों से हमेशा घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। तभी अचानक कपड़ों की दुकान का कांच का दरवाज़ा टूट गया, जिससे दरवाजे के पास खड़े दो भाटिया सिक्योरिटी के गार्डों पर खून के छींटे पड़ गए। विक्रम सिंह ने फ़ोन नहीं रखा था, इसलिए वो उन सभी लोगों की आवाज़ सुन सकता था जो लता मिश्रा को गाली दे रहे थे और उसे पीट रहे थे। हालांकि भाटिया सिक्योरिटी के गार्ड इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता नहीं थे, लेकिन वे इसमें सहयोगी जरूर थे। कपड़ों की दुकान में कदम रखते ही विक्रम सिंह ने मालिक पर अपनी निगाहें गड़ा दी और एक जोरदार लात मारकर उसे बाहर फेंक दिया। फिर चीते की तरह वो झपट मारकर मालिक का कॉलर पकड़ा और उसे 10 बार जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ों से मालिक की आंखें चौंधिया गईं। आसपास के लोग बुरी तरह से हैरान थे, वहीं खड़े होकर घूर रहे थे। प्रिया शर्मा ने पहले ही लता मिश्रा को जमीन से उठने में मदद कर दी थी और अपनी मां के शरीर पर लगे घावों को देखकर वो दुख के आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं पाई। जब तक वो डॉक्टर अर्जुन पटेल अस्पताल के बिस्तर पर लेटी रही, उसकी मां ने उसकी सावधानीपूर्वक देखभाल की। एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा, इस डर से कि उसे कोई तकलीफ ना हो जाए। अपनी मां को इस हालत में देखकर उसे दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास को पीटने की और मेरी पत्नी को रुलाने की? विक्रम सिंह दहाड़ा। कपड़ों की दुकान का मालिक इतना डर गया था कि उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि एक ग्राहक ने ये कहने से खुद को रोक नहीं पाया, आपकी सास ने किसी का कंगन चुराया और उसे वापस देने से इनकार कर दिया। किसी को इस तरह पीटने पर हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ, उसने कुछ चुराया है और वो कोई कीमती चीज़ है। जिस महिला कर्मचारी ने पहले लता मिश्रा की कलाई पकड़ी थी और उस पर आरोप लगाया था, उसने भी बोलने का साहस जुटाया। थप्पड़। विक्रम सिंह ने महिला कर्मचारी को सीधे जमीन पर थप्पड़ मारा। उसका मुंह खून से लथपथ था। चोरी? अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मेरी पत्नी की कलाई पर भी इसी डिज़ाइन का कंगन है। मैंने उन्हें माँ और बेटी को दे दिया। अंधे मूर्ख जो कहते हैं कि मेरी सास ने चोरी की और उसे इस तरह पीटना। मानो या न मानो, मैं तुम पर तब तक मुकदमा करूंगा जब तक तुम दिवालिया न हो जाओ। विक्रम सिंह की आवाज़ बर्फीली और गुस्से से भरी थी, मानो कुछ अंधे घमंडी लोग एक नीच और बेशर्म औरत के झूठ के कारण उस बेचारी औरत पर टूट पड़े हों। क्या बकवास है! प्रिया शर्मा की कलाई पर कंगन देखकर सभी चौंक गए, कपड़ों की दुकान के मालिक समेत। लेकिन मिसेज हुडी झूठ नहीं बोल सकती, कपड़ों की दुकान के मालिक ने कहा। उनकी आवाज़ पहले से ही बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन वो खुद से बुदबुदा रहे थे। तो क्या अमीर लोग झूठ नहीं बोलते? ये किस तरह का बेतुका तर्क है? वो महिला कहाँ है? विक्रम सिंह ने कपड़ों की दुकान के मालिक को ठंडी निगाहों से देखा। इस घटना के पीछे मिसेज हुडी का हाथ था। जब तक वो कुतिया दिवालिया न हो जाए, विक्रम सिंह चैन से नहीं बैठेगा। मुझे नहीं पता। कपड़ों की दुकान का मालिक अभी भी सख्त रुख अपनाए हुए था। अच्छा, विक्रम सिंह ने ठंडी हंसी के साथ कहा। आपका स्टोर एक फ्रेंचाइजी है ना? और इसे स्थापित करने के लिए आपने एक भारी फ्रेंचाइजी फीस का भुगतान किया होगा, है ना? मुझे यकीन है कि एक फ़ोन कॉल से आप तुरंत अपने फ्रेंचाइजी अधिकार खो सकते हैं और आपको अपनी गलती के कारण हुए कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए लाखों रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। बुटीक के मालिक को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। एक पागल ही तो हो सकता है, किसके पास इतना अधिकार हो सकता है? जब उन्होंने शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लग्जरी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने की कोशिश की थी, तो उन्हें अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल करना पड़ा और हर किसी से मदद की गुहार लगानी पड़ी। विक्रम सिंह ने व्यंग्य करते हुए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। ये एक लग्जरी ब्रांड कंपनी के सीईओ का नंबर था।
जब दूसरे लोग कॉल करते हैं तो वो हमेशा सचिव या सहायक के पास जाती है, लेकिन विक्रम सिंह सीधे सीईओ को फ़ोन कर सकता था। बॉस चंद्रा, आप अभी तक मरे तो नहीं हैं? मेरी सास को आपकी एक फ्रेंचाइजी के मालिक ने परेशान किया था, आप इसे संभालिए। जगह पटना सिटी। बोलने के बाद विक्रम सिंह ने कॉल काट दी। फोन के दूसरी तरफ बॉस चंद्रा को पहले से ही पसीना आने लगा था। धत तेरी की, भारत के क्षेत्रीय प्रबंधक को बुलाओ, धिक्कार है। विक्रम सिंह ने अब मालिक पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि लता मिश्रा के पास जाकर कहा, माँ, ये सब मेरी गलती है। मैंने आपको उपहार देने से पहले ठीक से नहीं सोचा। आपको हुई इस भीषण पीड़ा के लिए मुझे खेद है। लता मिश्रा ने हाथ हिलाया। बोलने की अनिच्छा और बोलने की ताकत न होने के कारण वो बस अपनी बेटी की बाहों में सिमट गई। बॉस, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? जिस सेल्स गर्ल को थप्पड़ पड़ा था वो पूछे बिना नहीं रह पाई। बुटीक का मालिक भी इस बात पर विचार कर रहा था कि अगर उसने अभी पुलिस को बुलाया तो दूसरा पक्ष उसे पीट पीट कर मार डालेगा। उसी समय उनका मोबाइल फोन बज उठा। उन्होंने फोन देखा और वाकई ये भारत में लग्जरी ब्रांड समूह के क्षेत्रीय प्रबंधक का फोन था। आमतौर पर वो इस व्यक्ति से एक शब्द भी नहीं बोल पाता था, और आज वे उन्हें फोन कर रहे थे। बुटीक के मालिक को अभूतपूर्व भय का अनुभव हुआ। जब उसकी पिटाई हुई थी तब भी उसे इतना डर नहीं लगा था। अगर उसकी पिटाई हुई हो तो जब तक उसकी मौत ना हो जाए वो दूसरे पक्ष पर मुकदमा कर सकता है, लेकिन अगर फ्रेंचाइजी डूब गई तो वो दिवालिया और बेघर हो सकता है। हो सकता है कि उसका परिवार भी उसे छोड़ दे। इन भयानक परिणामों के बारे में सोचकर वो कांप उठा। हेलो, उसने कॉल का जवाब देने की हिम्मत की। हमारे समूह के एक निवेशक से पंगा लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुमने उसकी सास को मारा। तुम्हारी गड़बड़ की वजह से मुझे साल के लाखों रुपए के लाभ और लाभांश से वंचित किया गया है। क्या तुम्हें पता है ये कितनी राशि है? इससे तुम 10 साल तक आराम से कमा सकते हो। तुम निकम्मे, अदालत से समन आने का इंतजार करो। तुमने न केवल हमारे समूह की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, बल्कि हमारे व्यवसाय को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि तुम सब कुछ खो दो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ दे और तुम्हारे बच्चे तुम्हें त्याग दें। दूसरी तरफ की बात सुनकर बुटीक का मालिक पूरी तरह से अचंभित रह गया। क्या वो समूह का कोई निवेशक है? उसने विक्रम सिंह की ओर देखा। वो मैला कुचैला आदमी किसी भी तरह का निवेशक नहीं लग रहा था, लेकिन भारत के क्षेत्रीय प्रबंधक के झूठ बोलने की कोई संभावना नहीं थी। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए, बस मुझे एक मौका दीजिए। मैं सहयोग करूंगा और स्थिति को अच्छे से संभालूंगा। बुटीक की मालिक लगभग रोने ही वाली थी। वो कल्पना कर सकती थी कि अगर उच्च अधिकारी गंभीर हो गए तो उसका अंत कितना दुखद होगा। हालांकि दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने पहले ही फोन काट दिया था। बुटीक के मालिक ने विक्रम सिंह को देखा और जल्दी से घुटनों के बल रेंगते हुए कहा, प्लीज़, आप एक उदार व्यक्ति हैं। ये सब मेरी गलती है। मुझे बुरे लोगों ने धोखा दिया। मैंने गलती की है। आप मुझे मार सकते हैं या डांट सकते हैं, जैसा आप चाहें, लेकिन कृपया समूह को अनुबंध समाप्त करने की अनुमति न दें। मैं आपसे विनती करता हूं, मैंने वास्तव में गलती की है। विक्रम सिंह ने बुटीक के मालिक से बात करने की जहमत भी नहीं की। वो अब भी गुस्से में था। अध्याय 27। धनी दामाद। कपड़ों की दुकान के मालिक ने फिर से लता मिश्रा की ओर देखा और अचानक उसने खुद को कई बार जोर से थप्पड़ मारा, विनती करते हुए, दादी, कृपया मुझे बख्श दीजिए। मैं गलत था, मैं मूर्ख था, मैं कमीना था, मैं इंसान नहीं हूँ। मुझ पर दया कीजिए। मुझे अभी भी अपने परिवार का पेट पालना है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। लता मिश्रा ने कपड़ों की दुकान के मालिक को देखा। उसका चेहरा एकदम ठंडा था। अभी कुछ देर पहले इसी आदमी ने उसे लात मारी थी और उसने उस पर थूक दिया। अब वो उसके सामने दया की भीख मांगते हुए कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रहा था। इससे उसे लगभग अविश्वास हो गया। वो स्वभाव से कोमल हृदय की थी और ये सोचकर कि दूसरा पक्ष भी धोखे में है, वो बोलने ही वाली थी। उसी क्षण अचानक बाहर से लोगों का एक और समूह आ गया। आगे चलने वाले व्यक्ति में विक्रम सिंह को देखते ही तुरंत माफी मांगते हुए कहा, श्रीमान सिंह, मैं समूह के पटना विभाग का प्रमुख हूं। कृपया मुझे इस मामले को संभालने दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। विक्रम सिंह ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और कहा, वो मिसेस हुदी, ये उस व्यक्ति की जानकारी है। दूसरे पक्ष ने जल्दी से विक्रम सिंह को एक विस्तृत डोजियर सौंप दिया, जो देखने में अच्छी तरह से तैयार लग रहा था। विक्रम सिंह ने जानकारी की संक्षिप्त समीक्षा की, उपहास किया और फिर लता मिश्रा की ओर मुड़कर कहा, माँ, चलो वापस चलते हैं। लता मिश्रा ने सिर हिलाया और चुप रही। विक्रम सिंह ने प्रिया शर्मा की ओर मुड़कर कहा, पहले माँ को कार में बिठाने में मदद करो। प्रिया शर्मा ने सिर हिलाया और लता मिश्रा के साथ चली गई। विक्रम सिंह ने कपड़ों की दुकान के मालिक की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारे पास एक विकल्प है। या तो जिस पैर से तुमने मेरी सास को लात मारी थी उसे खुद तोड़ लो, या फिर अपनी सारी संपत्ति खो दो। खुद चुन लो। मैं काफी दयालु हो रहा हूं, है ना? बोलने के बाद विक्रम सिंह मुड़ा और चला गया। कपड़ों की दुकान में एक तीखी चीख सुनाई दी और विक्रम सिंह पहले ही गाड़ी चलाकर जा चुका था।
गाड़ी सीधे डॉक्टर अर्जुन पटेल अस्पताल ले जाई गई। हालांकि डॉक्टर अर्जुन पटेल व्यस्त थे, फिर भी वो जल्द से जल्द आ गए। उन्होंने लता मिश्रा की व्यापक जांच की। ये बिल्कुल मुफ्त था। चिंता मत करो विक्रम सिंह, आपकी सास ठीक है। उसे मुख्य रूप से अत्यधिक अपमान सहना पड़ा, जिसे वो मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकी, इसलिए वो बेहोश हो गईं, डॉक्टर अर्जुन पटेल ने कहा। ये अच्छा है, विक्रम सिंह ने सिर हिलाकर जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, मुझे धन्यवाद मत दो, इससे मेरी उम्र कम हो जाएगी, डॉक्टर अर्जुन पटेल ने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा। वैसे डॉक्टर अर्जुन पटेल, आपको एल्जाइमर रोग का इलाज पता है? क्या आपके पास इसका कोई आयुर्वेदिक या आधुनिक इलाज है? विक्रम सिंह ने पूछा। प्रिया शर्मा और लता मिश्रा ने अनजाने में अपना सिर घुमाकर सुनना शुरू कर दिया। वे निश्चित रूप से विक्रम सिंह के निहितार्थ को समझ गए थे। ये दादाजी शर्मा के लिए था। आखिरकार शर्मा परिवार ने उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया था। अन्याय करने वाले तो रोहन शर्मा और उनका बेटा थे। ये एक विश्व स्तरीय चुनौती है, लेकिन मैं डॉक्टर अर्जुन पटेल हूं, डॉक्टर अर्जुन पटेल ने आत्मविश्वास से कहा। जब आपके पास समय हो तो मरीज को यहां ले आइए, मैं उसकी स्थिति का आकलन करूंगा। ठीक है, तो आप वापस काम पर लग जाइए, हम निकल रहे हैं। विक्रम सिंह मुस्कुराया और लता मिश्रा और प्रिया शर्मा को घर वापस ले आया। लता मिश्रा का मूड साफ तौर पर बहुत बेहतर हो गया था, क्योंकि उसने सुना था कि दादाजी शर्मा की बीमारी ठीक हो सकती है। विक्रम, क्या उस कंगन की कीमत वाकई 5 करोड़ रुपए है? लता मिश्रा ने विक्रम सिंह की ओर देखते हुए पूछा। लगभग वैसा ही, लेकिन आप निश्चित रूप से 5 करोड़ रुपए में बिल्कुल वैसा ही एक और नहीं खरीद सकते। एक जैसी जोड़ी की कीमत तो और भी ज्यादा होगी, कम से कम 20 करोड़ रुपए मेरा अनुमान है, विक्रम सिंह ने लापरवाही से कहा, मानो वो किसी बहुत ही साधारण बात के बारे में बात कर रहा हो। 20 करोड़ रुपए? क्या ये इतना महंगा नहीं है? प्रिया शर्मा ने जल्दी से अपने हाथ से कंगन उतार दिया। इतनी कीमती चीज, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे पता था, इसीलिए मैंने तुम्हें इसकी कीमत नहीं बताई, विक्रम सिंह ने आह भरी। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि पटना में कोई इसकी कीमत को पहचान लेगा। डिंगलिंग, विक्रम सिंह के मोबाइल फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। उसने उस पर एक नज़र डाली और फिर टेलीविजन चालू कर दिया। लता मिश्रा और प्रिया शर्मा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि टीवी पर एक समाचार सेगमेंट प्रसारित हो रहा था। मिसेस हुदी को गिरफ्तार कर लिया गया था, धोखाधड़ी के अपराध के लिए। उसने 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के गहनों की धोखाधड़ी की। विक्रम सिंह मुस्कुराया और बोला, हम उन वस्तुओं को अब वापस नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। लेकिन एक बार जब मिसेस हुदी को सजा सुनाई जाती है तो सामान वापस कर दिया जाएगा। प्रिया, कुछ खाने को बनाओ, मम्मी को भूख लगी है। लता मिश्रा अचानक प्रिया शर्मा की ओर मुड़ी और बोली, ठीक है। प्रिया शर्मा आज्ञाकारी होकर रसोई में चली गई। तभी लता मिश्रा ने विक्रम सिंह की ओर मुड़कर कहा, मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूं। आपने दामाद के रूप में घर में ही रहने का फैसला क्यों किया? मुझे सचमुच में जानना है। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि विक्रम सिंह बहुत अमीर हो सकता है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो इतनी आसानी से उन्हें माँ और बेटी के लिए 20 करोड़ रुपए मूल्य के गहने उपहार में दे देगा। ये वाकई चौंकाने वाला था। विक्रम सिंह ने आह भरी और कहा, लगता है मुझे आखिरकार तुम्हें कुछ बातें बतानी ही पड़ेंगी। क्या तुम्हें याद है जब प्रिया 8 साल की थी और विदेश यात्रा पर गई थी और किसी के लिए गोली खाई थी? क्या आप ये कहना चाहते हो? लता मिश्रा ये कैसे भूल सकती थी? वो हमेशा यही सोचती थी कि उसी गोली की वजह से प्रिया शर्मा को दुष्प्रभाव हुए, जिसके कारण हाल ही में उसकी ये हालत हुई। हाँ, मैं वही लड़का था। उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष थी। विक्रम सिंह मुस्कुराया और बोला, तो अब आप समझ गए होंगे, है ना? मैंने हमेशा कहा है कि अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। मैं कृतज्ञता का ऋण चुकाने आया हूँ। इसके पीछे और कोई गुप्त मकसद नहीं है। अगर प्रिया खुशहाल जिंदगी जी रही होती तो शायद मैं उसके जीवन में दखल नहीं देता और चुपके से उसकी मदद करता। लेकिन आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। मैं उस व्यक्ति को जिसने मेरी जान बचाई इतनी दयनीय जिंदगी जीते हुए नहीं देखना चाहता था। इसके अलावा इस दौरान मुझे प्रिया थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी है। उसकी दयालुता और सहनशीलता, ये सब बहुत आकर्षक हैं। लता मिश्रा को अंततः राहत मिली। उसकी मानसिक बाधा दूर हो गई। उसे लगता था कि विक्रम सिंह अच्छा इंसान है, लेकिन वो हमेशा से थोड़ी चिंतित थी। बस इसी क्षण उसने सचमुच में सब कुछ छोड़ दिया। माँ, लोग कहते हैं कि घर में साथ रहने वाला दामाद आधे बेटे के बराबर होता है। मुझे आशा है कि आपका जीवन भी मेरे माता पिता की तरह सुखमय हो और अपने बच्चों से माता पिता के प्रति श्रद्धा प्राप्त करें। भविष्य में मुझे बस अपना बेटा समझकर याद रखना, विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। बात बस इतनी है कि मैं अपने भाई जितना चौकस नहीं हो सकता, इसलिए कृपया थोड़ा धैर्य रखें।
उनके बड़े भाई विक्रम के भाई अपने माता पिता की देखभाल करने में बेहद सतर्क थे। यही कारण है कि विक्रम सिंह ने साहसपूर्वक आगे बढ़कर उनके साथ रहने वाले दामाद बनने का फैसला किया। तुम बदमाश हो, लता मिश्रा हंसी। तुम सचमुच में लोगों को खुश करना जानते हो। माँ, जब तक तुम मुस्कुराती हो सब ठीक है, चिंता मत करो। इस बार मैंने सब कुछ संभाल लिया है। ऑनलाइन मौजूद सभी वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। लघु वीडियो बनाने वाली कंपनियों ने भी तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए बयान जारी किए हैं। इसके अलावा मिसेस हुदी की गिरफ्तारी हो जाने के बाद अब आपको गलतफहमी होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। और आप कहते हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं? तुमने तो मेरी जानकारी के बिना ही इन सब चीजों का ख्याल रख लिया। लता मिश्रा पूरी तरह से निश्चिंत हो गई। उसे चिंता थी कि छोटे वीडियो उस पर असर डालेंगे। प्रिया, व्यस्त रहना बंद करो, चलो बाहर चलते हैं और थोड़ा मजा करते हैं। मम्मी को उस प्रीमियम मछली इकरा का स्वाद चखने दो। विक्रम सिंह ने रसोई की ओर आवाज लगाई। प्रिया शर्मा हंसते हुए बाहर भागी और बोली, हाँ माँ, वो मछली इकरा तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। एक बार इसे आजमाने के बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगी। लेकिन क्या ये बहुत महंगा नहीं है? लता मिश्रा थोड़ी चिंतित थी। माँ, क्या तुम भूल गई, आपका दामाद धनी है? विक्रम सिंह ने मजाक किया। नहीं, एक बेटा, लता मिश्रा ने सुधार किया। प्रिया शर्मा ने देखा कि उसकी मां आखिरकार अपने दुख को छोड़ रही है, आखिरकार शांति में है। अध्याय 28 लाइव प्रसारण स्क्रैप फरारी। मिश्रा हवेली में एक फरारी स्पोर्ट्स कार आवासीय परिसर में प्रवेश कर गई। इस विशाल परिसर के भीतर पार्किंग के लिए कई स्थान थे, जो शायद विला क्षेत्रों के फायदों में से एक है। इसके अलावा अधिकांश छोटे विला में पार्किंग की जगह भी होती थी, इसलिए कई लोग निर्धारित स्थानों पर गाड़ी पार्क नहीं करते थे। सभी पार्किंग स्थल मेहमानों के लिए तैयार थे। कार में एक पुरुष और एक महिला बैठे थे। वो महिला कोई और नहीं बल्कि मिसेज मिश्रा की बेटी रिया मिश्रा निकली। रिया, जो लता मिश्रा के पड़ोस में रहती थी। ये महिला वाकई बहुत प्रभावशाली थी, जिसे हाल ही में एक अमीर दूसरी पीढ़ी का आदमी छोड़ दिया था और अब उसे एक और मिल गया था, जो वास्तव में काफी सक्षम था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो थोड़ा बूढ़ा था, इतना बूढ़ा कि रिया मिश्रा का पिता हो सकता था। यही तो घर है। फरारी अचानक लता मिश्रा के छोटे विला के सामने रुक गई। रिया मिश्रा ने लता मिश्रा के विला की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी औरत को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई, देखते हैं मैं उससे कैसे निपटता हूं। कार में बैठा आदमी रुका और फिर बोला, इनका दरवाजा बंद कर दो ताकि ये बाहर ना निकल सकें। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वे अब भी अहंकारी होने की हिम्मत रखते हैं। प्रिय, उस घर का दामाद आसानी से पंगा लेने लायक नहीं लगता। वो लड़ने में काफी सक्षम लगता है। उसने तो बॉस चंद्रा को भी डरा दिया था। बॉस चंद्रा के पिता चंद्रा इंडस्ट्रियल के मालिक हैं और उन्होंने उस व्यक्ति के सामने घुटने टेक दिए थे। चंद्रा इंडस्ट्रियल कुछ भी नहीं है। उस कायर बॉस चंद्रा का नाम तक मत लो। चिंता मत करो, मेरे यहां होने से मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें तुम्हारा चेहरा वापस मिल जाएगा। उस आदमी ने रिया मिश्रा के गाल को चुटकी से दबाया और मुस्कुराते हुए कहा। रिया मिश्रा बहुत खुश थी। अगर वो आदमी उम्र में बड़ा था तो क्या फर्क पड़ता था, जब तक उसके पास पैसा था उतना ही काफी था। वो निश्चित रूप से अपने पुराने कठिन दिनों में वापस नहीं जाना चाहती थी। वे दोनों उपहार लेकर अपने विला की ओर चल पड़े, लेकिन पल भर में लता मिश्रा के विला का बिजली का गेट खुल गया। BMW SL दरवाजे पर दिखाई दी, लेकिन उन्हें पता चला कि रास्ता फरारी कार से अवरुद्ध था। न केवल कार के लिए आगे बढ़ना असंभव था, बल्कि लोगों के लिए भी ये मुश्किल था। कौन इतना अहंकारी हो सकता है कि अपनी कार हमारे दरवाजे पर खड़ी कर दे? विक्रम सिंह ने एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने भौहें सिकोड़ ली। उसने भाटिया सिक्योरिटी के गार्ड को बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड ने पास के विला की ओर इशारा करते हुए कहा, ये बगल वाले घर में रहने वाली रिया मिश्रा का प्रेमी है। ऐसा लगता है कि वो भाटिया सिक्योरिटी कंपनी में उपाध्यक्ष है। काफी बूढ़ा, एक बूढ़ा बैल कोमल घास चर रहा है। मुझे इन मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे कहो कि 3 मिनट के भीतर गाड़ी हटा दे, वरना उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, विक्रम सिंह ने उदासीनता से कहा। सिक्योरिटी गार्ड ने सिर हिलाया और बगल वाले घर में लोगों को ढूंढने के लिए जल्दी से चला गया। वो जानता था कि विक्रम सिंह से पंगा लेना ठीक नहीं है। पिछली बार तो चंद्रा इंडस्ट्रियल के मालिक बॉस चंद्रा ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए थे, इसलिए वो बहुत सहयोगी था। जब वे इंतजार कर रहे थे तो कई लोग वहां से गुजरे और उन्हें देखते हुए, इशारा करते हुए और आपस में चर्चा करते रहे। कुछ लोग वहां की हलचल देखने के लिए मौजूद थे, जबकि अन्य लोगों ने पार्किंग करने वाले व्यक्ति को उसके असभ्य व्यवहार के लिए फटकार लगाई। आखिरकार बड़े दृश्यों को देखना किसे पसंद नहीं होता। किसी ने तो इसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर रील्स पर अपलोड कर दिया। इस दौर में लघु वीडियो की 2 प्रमुख दिग्गज कंपनियां रील्स और क्विक लोकप्रियता के मामले में पूरी तरह से चरम पर पहुंच गई थीं। कुछ देर बाद सिक्योरिटी गार्ड चेहरे पर थप्पड़ का निशान लिए वापस आया। उसने क्या कहा?
उस आदमी ने कहा, मैं इसे हिलाऊंगा ही नहीं, ये कुशलता से पार्क किया गया है, मुझे इसे क्यों हिलाना चाहिए? अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो घर पर ही रहें। मैंने उसे कुछ सलाह दी, फिर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं तो बस एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड हूं, मैंने ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं की। सिक्योरिटी गार्ड नाराज नजर आ रहा था। तुमने कड़ी मेहनत की है, ये पैसे लो और कुछ दवाइयां खरीद लो। विक्रम सिंह ने 2000 रुपए निकाले और सिक्योरिटी गार्ड को दे दिए। हालांकि ये बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ये सद्भावना का एक संकेत था। अरे बाप रे, मैं आपका पैसा कैसे ले सकता हूं जब मैंने अभी तक आपकी समस्या का समाधान नहीं किया है? सिक्योरिटी गार्ड ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। अगर मैं कहूं तो इसे ले लो, इतना हंगामा क्यों? विक्रम सिंह ने सीधे गार्ड की जेब में पैसे डाल दिए। चाचा जी, अब हम क्या करें? गाड़ी यहां खड़ी है, इसलिए हम भी यहां से नहीं जा सकते। क्या हमें आज का काम यहीं समाप्त कर देना चाहिए? प्रिया शर्मा अभी भी शांति बनाए रखना पसंद करती थी और किसी भी तरह की परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। हम आज का काम कैसे समाप्त कर सकते हैं? आज माँ को बहुत अपमान सहना पड़ा। हमें न सिर्फ बाहर डिनर के लिए जाना है, बल्कि हम तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी खरीदेंगे, ताकि भविष्य में हमें दूसरों की नफरत का सामना न करना पड़े। विक्रम सिंह ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने एक फोन नंबर डायल किया। 10 मिनट से भी कम समय में एक टो ट्रक उस इलाके में पहुंच गया। क्या ये आपकी कार है जिसे स्क्रैप किया जा रहा है? हाँ, मैं इस कार से तंग आ चुका हूं और दूसरी कार लेने की योजना बना रहा हूं। लेकिन ये फरारी है और ये इतनी नई है कि आप वास्तव में इसे स्क्रैप करना चाहते हैं? ड्राइवर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें यह नहीं बताया कि क्या करना है? विक्रम सिंह ने भौहें चढ़ाईं। उसने कहा था कि जब मैं यहां पहुंचूं तो बकवास ना करूं, बस इसे यहां से खींचकर कबाड़ में डाल दूं। ड्राइवर ने कहा। ठीक है, इसे यहां से हटाओ, विक्रम सिंह ने कहा। ठीक है, ड्राइवर ने सिर हिलाया। आखिरकार ये उसकी चिंता का विषय नहीं था, उसे बस कार को वापस खींच कर लाना था। ये रद्द किया गया या नहीं, ये तो बॉस के हाथ में था। लगभग बिल्कुल नई फरारी को कबाड़ के लिए ले जाते देखकर आसपास खड़े लोग स्तब्ध रह गए। हालांकि यहाँ के निवासी आमतौर पर धनी थे, लेकिन वो कोई साधारण कार नहीं थी, वो फरारी सुपर कार थी, कई करोड़ रुपए की कीमत वाली एक कार। सिक्योरिटी गार्ड्स भी स्तब्ध रह गए और काफी देर तक वहीं खड़े रहे, कुछ बोल ना पाए। अगर गाड़ी का मालिक पूछे तो उसे कहना कि वो मुझसे संपर्क करे। विक्रम सिंह ने सिक्योरिटी गार्ड पर एक नजर डाली और अपनी कार में तेजी से निकल गया। टो ट्रक ड्राइवर द्वारा फरारी को स्क्रैप यार्ड में ले जाने के बाद उसने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। इंटरनेट पर तुरंत ही उत्साह का माहौल छा गया। ये तो मेरे होश उड़ा देने वाला है, ये बहुत ही शानदार है। करोड़ों की फरारी और वो भी लगभग नई, बस कबाड़ खाने भेज दी गई। अमीरों की दुनिया मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। जो तुम नहीं जानते वो सब बकवास है। मैंने अभी एक वीडियो देखा, फरारी के मालिक ने किसी के घर का रास्ता रोक दिया था, गलत आदमी से पंगा ले लिया। बेंज भाई का स्वभाव बहुत गुस्सैल है, उन्होंने अभी अभी एक टो ट्रक बुलाया और गाड़ी को कबाड़ खाने भेज दिया। ये भी ठीक है, क्या कबाड़ खाना सवाल नहीं पूछता? आप तो आम आदमी है ना, बेंज भाई के अच्छे संपर्क तो होंगे ही, उसने जरूर किसी परिचित को फोन किया होगा। मैं देखना चाहता हूं फरारी का मालिक कैसे रोएगा। इंटरनेट पर हंगामा मच गया। बगल वाले घर में मिसेज मिश्रा के घर में रिया मिश्रा भी अपने फोन पर यूं ही छोटे वीडियो देख रही थी। अचानक वो जोर से हंस पड़ी। बूढ़े मैंग, देखो ये व्यक्ति कितना साहसी है, लगभग नई जैसी फरारी को कबाड़ में फेंक रहा है। एक बिल्कुल सही सलामत कार को कबाड़ में बदलने की तैयारी चल रही है और वे इसका लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं। ये किसका है? वे जरूर अमीर होंगे। एक मिनट रुको, क्या ये आपकी कार है? रिया मिश्रा हंस रही थी जब अचानक उसे लगा कि लाइसेंस प्लेट जानी पहचानी लग रही है। अभी अभी रुकी रिया मिश्रा तुरंत घबरा गई, फोन छीन लिया और चीखते हुए बोली, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये भाई श्याम भाटिया की गाड़ी है जो उन्होंने मुझे चलाने के लिए दी थी, वे मुझे मार डालेंगे। इतना कहने के बाद उसने रिया मिश्रा और मिसेज मिश्रा को अलविदा कहने की जहमत भी नहीं उठाई। रिया पागलों की तरह बाहर भागी। लता मिश्रा के घर के खाली रास्ते पर खड़े खड़े ही उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। श्याम भाटिया के स्वभाव के बारे में सोचते ही वो वास्तव में बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। रिया, रिया, रिया मिश्रा ने घबराकर चिल्लाया। मौर्या होटल। विक्रम सिंह ने अपनी कार वैलेट को सौंप दी, फिर लता मिश्रा और प्रिया शर्मा के साथ होटल में चले गए। विक्रम, मैं पहले भी मौर्या होटल जा चुकी हूं, यहां का खाना वाकई बहुत महंगा है। पहले भी मौर्या होटल जा चुकी लता मिश्रा को उस जगह के बारे में स्वाभाविक जानकारी थी। क्या यह स्वादिष्ट है? विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका स्वाद बेहतरीन है, नहीं तो मौर्या होटल अपने मेहमानों को रोक नहीं पाता। यहां भोजन करने आने वाले सभी लोग उच्च कोटि की हस्तियां हैं, धनी लोग जो पैसा खर्च करने से नहीं डरते हैं, लता मिश्रा ने कहा। जब तक इसका स्वाद अच्छा है वही मायने रखता है,
माँ, आप भूल गए, आपका दामाद भी एक धनी व्यक्ति है। आज मैं आपको दावत दे रहा हूँ, तो चलिए बिना खर्च की चिंता किए खाना खाते हैं, विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 29 इंटरनेट सेलिब्रिटी। लेकिन लता मिश्रा को अब भी लग रहा था कि ये पूरी तरह सही नहीं है। जब से विक्रम सिंह ने प्रिया शर्मा से शादी की थी, तब से वो परिवार के लिए बहुत कुछ कर चुका था। वे हमेशा विक्रम सिंह के पैसे खर्च करते थे, जिससे उसे वाकई बेचैनी महसूस होती थी। लेकिन की कोई ज़रूरत नहीं है माँ। यदि आप मुझे अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लेती हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये तो सिर्फ एक भोजन का खर्च है, इस तरह व्यवहार करना ज़रूरी नहीं है। विक्रम सिंह मुस्कुराया। वो जानता था कि लता मिश्रा और प्रिया शर्मा दोनों ही ऐसे लोग थे जिन्हें दूसरों का ऋणी महसूस करना पसंद नहीं था। किसी और का पैसा खर्च करने से उन्हें हमेशा अस्थिरता का एहसास होता था। आजकल की कुछ महिलाओं के विपरीत, जो दूसरों का पैसा खर्च करती हैं और फिर भी सोचती हैं कि ये उनका हक है, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। विक्रम सिंह प्रिया शर्मा और लता मिश्रा पर पैसा खर्च करने को तैयार था, क्योंकि वो प्रिया शर्मा का पति था। क्या किसी पुरुष को अपनी पत्नी और सास पर पैसा खर्च करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता होती है? जिस तरह वो अपने माता पिता पर खर्च करने में कभी संकोच नहीं करता था, उसी तरह वो प्रिया शर्मा पर खर्च करने में भी कभी संकोच नहीं करता था। इतना ही नहीं, प्रिया शर्मा के बिना उसकी 18 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई होती तो वो आज की सफलताएं कैसे प्राप्त कर पाता। ऐसा लगता है कि मुझे धीरे धीरे इस बात की आदत डालनी होगी कि मेरा दामाद एक उद्योगपति है। लता मिश्रा ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से हंस पड़ी। जब उसने पहली बार विक्रम सिंह को अपने दामाद के रूप में स्वीकार किया तो इसका कारण ये था कि विक्रम सिंह प्रिया शर्मा से बहुत प्यार करता था और उसने उसकी बीमारी ठीक कर दी थी। अगर विक्रम सिंह के पास पैसे नहीं भी होते तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्ता दो, रास्ता दो। अचानक भाटिया सिक्योरिटी वर्दी पहने एक दर्जन लोग दौड़कर वहां आ गए। उन्होंने सीधे तौर पर किसी के लिए रास्ता साफ करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। प्रिया शर्मा और लता मिश्रा अचानक हुए इस हमले से अचंभित रह गए। इसके अलावा मौर्य होटल के प्रवेश द्वार पर कई अन्य लोग भी थे जिन्हें धक्का देकर एक तरफ किया जा रहा था। विक्रम सिंह ने प्रिया शर्मा और लता मिश्रा को संभाला और ऊपर देखा तो पाया कि सुरक्षाकर्मियों के बीच एक पुरुष और एक महिला मौजूद थे। वो आदमी भड़कीले ढंग से कपड़े पहने हुए था। क्या तुमने मुझे रास्ते से हट जाने के लिए कहते हुए नहीं सुना? वो आदमी कुछ नहीं बोला, लेकिन हैंडबैग लिए हुए महिला पागल कुत्ते की तरह दौड़कर आई और भौंकने लगी। विक्रम सिंह ने इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया और सीधे उसे थप्पड़ मार दिया। तुम किस बात पर चिल्ला रही हो? तुम? किसी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मानो या ना मानो, मैं श्रद्धा पांडे के प्रशंसकों से तुम्हें कुछ ही मिनटों में डुबो सकती हूँ। अपने पूरे परिवार को बेचैन कर दें, महिला ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा। श्रद्धा पांडे? क्या वो हाल ही में उभरती हुई पॉप स्टार श्रद्धा पांडे है? पास में किसी ने महिला की आवाज सुनी और तुरंत ही भीड़ जमा हो गई। विक्रम सिंह ने वास्तव में श्रद्धा पांडे के बारे में नहीं सुना था, ना ही प्रिया शर्मा ने। एक मामूली पॉप स्टार इतना घमंड दिखा रहा है? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। तुम तो बिल्कुल ऐसे गवार लगते हो जिन्होंने पहले कभी दुनिया नहीं देखी हो। क्या हमारी श्रद्धा पांडे को यहाँ खाना खाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा? मौर्य होटल का मैनेजर बॉस चंद्रा का बेटा हमारी श्रद्धा पांडे का प्रशंसक है। हम जब चाहे अंदर जाते हैं, महिला ने उपहास किया। विक्रम, उनसे बहस करना बंद करो, चलो बस पीछे हट जाते हैं। मैंने सुना है कि इंटरनेट सेलिब्रिटीज के ये प्रशंसक काफ़ी डरावने हो सकते हैं, प्रिया शर्मा ने सलाह दी। माँ, मैं समझ सकता हूं कि जब आप अकेली थीं तब आपने कैसे सहन किया, लेकिन अब जब मैं यहां हूं तो मैं आपको और अधिक अपमान सहन नहीं करने दूंगा। मेरे लिए ये तथाकथित इंटरनेट सेलिब्रिटी एक पैसे के भी लायक नहीं है, विक्रम सिंह ने तिरस्कारपूर्वक कहा। लीना, यहां धूप में बहुत गर्मी है, मैं एक पल भी और नहीं बिताना चाहती, श्रद्धा पांडे ने अचानक कहा। महिला सहायक ने सुरक्षाकर्मियों की ओर मुड़कर गुस्से से कहा। आप सब क्या देख रहे हैं? सुरक्षा गार्ड आक्रामक लहजे में आगे बढ़े। प्रिया, माँ, अपनी आंखें बंद करो, विक्रम सिंह की आवाज गूंजी। दोनों ने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर चीखों की एक श्रृंखला सुनाई दी। इसमें शायद आधा मिनट भी नहीं लगा होगा, चीखना बंद हो गया। उन्होंने सावधानी से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि सुरक्षा गार्ड जमीन पर बिखरे पड़े हैं। विक्रम सिंह महिला सहायक की ओर चला। और पास मत आओ, मैं पुलिस को बुला लूंगी। तभी बॉस चंद्रा होटल से बाहर भागे। बॉस चंद्रा ने स्वाभाविक रूप से विक्रम सिंह को पहचान लिया। श्रद्धा पांडे का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के साथ है? विक्रम सिंह ने बॉस चंद्रा की ओर देखते हुए पूछा। मगध फिल्म एंड टेलीविजन का, बॉस चंद्रा ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। विक्रम सिंह ने श्रद्धा पांडे की ओर मुड़कर कहा, यहां आओ और मेरी पत्नी और सास से माफी मांगो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं माफी मांगूं? श्रद्धा पांडे ने तिरस्कारपूर्वक कहा।
बॉस चंद्रा, अगर आप इसे संभाल नहीं सकते तो मुझे अपने प्रशंसकों से मदद मांगनी पड़ेगी। अगर मौर्य होटल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए मुझे दोष मत देना। बॉस चंद्रा का चेहरा उतर गया। आज मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इससे न केवल हमारे होटल के बिजनेस पर असर पड़ा, बल्कि आपके सुरक्षा कर्मियों ने मेरे मेहमानों की पिटाई भी की। अगर ये बात फैल गई तो क्या आपको लगता है कि आप इस इंडस्ट्री में टिक पाएंगे? बॉस चंद्रा ने श्रद्धा पांडे से कहा। अध्याय 30 बैन। बॉस चंद्रा के शब्दों को सुनकर श्रद्धा पांडे और महिला सहायक दोनों स्तब्ध रह गईं। ये बुद्ध जैसी आकृति कौन थी जिसने बॉस चंद्रा को भी इतना भयभीत कर दिया था? उन्हें अस्पष्ट रूप से आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसी समय मगध फिल्म एंड टेलीविजन के प्रमुख महेश जैन हड़बड़ी में मौर्य होटल से बाहर भागे। पता चला कि ये वही भोजन था जिसमें उसने श्रद्धा पांडे को आमंत्रित किया था। अपनी कंपनी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इस व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए महेश जैन, जो उस टीवी ड्रामा के नायक को इतना पसंद करते थे, उन्होंने अपना नाम भी वही रख लिया था। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने पटना के फिल्म और टेलीविजन उद्योग में अपनी जगह बना ली थी। भले ही वो अभी भी एक घटिया कंपनी थी, लेकिन उससे उसे पैसा मिला था। श्रद्धा पांडे उनके द्वारा प्रशिक्षित सबसे बेहतरीन ट्रैफिक स्टार थीं, जिन्होंने कंपनी के लिए बहुत पैसा कमाया था। इसलिए वे हमेशा उनके साथ एक पूर्वज की तरह अत्यंत सम्मान का व्यवहार करते थे। लेकिन आज सभी को आश्चर्यचकित करते हुए महेश जैन, जो आमतौर पर श्रद्धा पांडे के प्रति इतना सम्मानजनक व्यवहार करता था, आते ही श्रद्धा पांडे के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया और उसने महिला सहायक को इतनी जोर से मारा कि वो फर्श पर अपने दांत ढूंढती रह गई। क्या तुम जीने से थक गए हो? उसे उकसाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम अब इस समूह में शामिल नहीं होना चाहते? महेश जैन ने गुस्से से कहा। वो ये नहीं जानता था कि विक्रम सिंह कौन है, लेकिन उसने अंजलि को पहचान लिया। बेशक केवल समाचार पत्रों और टेलीविजन से। अंजलि जैसा उच्च पदस्थ व्यक्ति उसके जैसे तुच्छ व्यक्ति के साथ कभी मेलजोल नहीं रखेगा। महेश जैन को विक्रम सिंह की हैसियत का पता नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने विक्रम सिंह को नाराज किया तो अंजलि उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। अंजलि के सिर्फ एक वाक्य से मगध फिल्म एंड टेलीविजन में उनकी वर्षों की मेहनत बर्बाद हो सकती थी। उनके वर्षों का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता। इसीलिए वो श्रद्धा पांडे को नाराज करना ज्यादा पसंद करता था। श्रद्धा पांडे के बिना उसे निश्चित रूप से नुकसान होगा, लेकिन इससे दिवालियापन नहीं होगा। श्रद्धा पांडे को मारने के बाद महेश जैन ने विक्रम सिंह के पास जाकर झुककर कहा, श्रीमान सिंह, मैं सचमुच माफ़ी मांगता हूँ। वो कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी है, इसलिए वो थोड़ा बिगड़ गया है और नियमों को नहीं समझता। इसी दौरान मौर्य होटल से बॉस चंद्रा भी बाहर आए और लगातार विक्रम सिंह को जवाब देते रहे। इस दृश्य को देखकर श्रद्धा पांडे और महिला सहायक दोनों ही स्तब्ध रह गईं। महिला सहायक को केवल यही महसूस हो रहा था कि दुनिया घूम रही है। वो जानती थी कि महेश जैन कौन था, फिर भी वो एक ऐसे युवक के प्रति इतना सम्मान दिखा रहा था। आखिर ये व्यक्ति कौन था? लता मिश्रा और प्रिया शर्मा भी स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि विक्रम सिंह धनी था, लेकिन उन्होंने उसके संपर्कों की व्यापकता का अनुमान नहीं लगाया था। अब जब उन्होंने इस बारे में सोचा, डॉक्टर अर्जुन पटेल अस्पताल के दिव्य डॉक्टर, सिंह कॉरपोरेशन की बर्फीली रानी सीईओ, मौर्य होटल के अध्यक्ष बॉस चंद्रा, मगध फिल्म एंड टेलीविजन के अध्यक्ष जैन, ऐसा प्रतीत होता था कि उन सभी का विक्रम सिंह से किसी न किसी प्रकार का संबंध था। राष्ट्रपति जैन एक यातायात विशेषज्ञ हैं जो हर दिन ऐसे अकड़कर घूमते हैं जैसे कि ये जगह उन्हीं की हो। हर जगह धक्का मुक्की हो रही है, दूसरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आप ऐसे व्यक्ति को पदोन्नति क्यों देंगे? मैं उसे प्रतिबंधित कर रहा हूं। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? विक्रम सिंह ने बेपरवाही से महेश जैन से कहा। नहीं, कोई आपत्ति नहीं, आप जो कहेंगे वही होगा, महेश जैन ने जवाब दिया। मन ही मन महेश जैन बिल्कुल नहीं चाहता था कि श्रद्धा पांडे पर प्रतिबंध लगे, क्योंकि वो उसके लिए कमाई का मुख्य स्रोत थी, लेकिन उसने इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। महेश जैन, तुम बिल्कुल निकम्मे हो। मैं इतना बड़ा स्टार हूं, कौन कह सकता है कि मुझे यूं ही बैन कर दिया जाए? अगर ऐसी नौबत आई तो मैं अब आपकी सेवा नहीं करूंगी। पटना उतना अच्छा नहीं है, मैं दिल्ली में जाकर अपना करियर बनाऊंगी, श्रद्धा पांडे ने उदासीन भाव से कहा और ठंडी निगाहों से महेश जैन को देखा। मूर्ख, महेश जैन ने मन ही मन विलाप किया। अब तो स्टार बनने का सवाल ही नहीं उठता, विक्रम सिंह ने व्यंग्य करते हुए कहा। लगता है कि प्रतिबंध काफी नहीं है श्रद्धा पांडे, है ना? चिंता मत करो, कल सुबह तक सभी प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स तुम्हारे घोटाले से तहलका मचा देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे द्वारा किए जा रहे उस छोटे मोटे गंदे काम के बारे में नहीं जानते?
महिला फैंस के साथ खेलना, उन्हें पैसे देना, ये तो मामूली बातें हैं। एक महिला गर्भवती थी और वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी, और तुमने उसे मानव तस्करों को बेच दिया था। मुझे सचमुच समझ नहीं आता कि तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो। हमने उस महिला को पहले ही बचा लिया है और जल्द ही तुम्हें अदालत का संबंध मिलेगा। जेल की जमीन घिसड़ने के लिए तैयार रहो। श्रीमान सिंह, उन मूर्खों के साथ खुद को परेशान मत करो। आप यहाँ भोजन करने आए हैं ना, कृपया अंदर आइए, बॉस चंद्रा ने अत्यंत सम्मान के साथ चलते हुए कहा। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। लता मिश्रा और प्रिया शर्मा को साथ लेकर बॉस चंद्रा के पीछे होटल में प्रवेश किया। बाहर महेश जैन ने श्रद्धा पांडे की ओर देखा और गहरी आह भरी। मनुष्य स्वयं ही मुसीबत मोल लेता है, तुम अपने लिए गड्ढा खोदना बखूबी जानते हो। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। अगर विक्रम सिंह ने खुलासा नहीं किया होता तो उसे श्रद्धा पांडे द्वारा पर्दे के पीछे किए गए सभी घिनौने कामों के बारे में पता नहीं चलता। वो जानता था कि श्रद्धा पांडे अनैतिक थी, लेकिन अपने ही बच्चे को गर्भ में धारण करने वाली महिला को तस्करों को बेच देना, ये तो सरासर अमानवीय था, है ना? भाई महेश जैन, मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। अब जाकर श्रद्धा पांडे को होश आया और तुरंत महेश जैन के सामने घुटने टेक कर बैठ गई। दफा हो जाओ, तुम्हारी गलती की वजह से मैं अपनी कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई अंत तक जरूर करूंगा। महेश जैन ने श्रद्धा पांडे को लात मारकर गिरा दिया और फिर गाड़ी चलाकर चला गया। उसे अभी और भी बहुत सी चीजों से निपटना था। जब विक्रम सिंह और उनके साथी होटल में दाखिल हुए तो बॉस चंद्रा ने सीधे फ्रंट डेस्क को आदेश दिया, सभी मेहमानों को होटल छोड़ने के लिए कहो। प्रत्येक व्यक्ति को 1000 रुपये मूल्य का एक निःशुल्क होटल वाउचर दें। आज ये जगह श्रीमान सिंह के परिवार द्वारा बुक की गई है। फ्रंट डेस्क के कर्मचारी इन शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गए। राष्ट्रपति चंद्रा, हालांकि अभी ज्यादा मेहमान नहीं हैं, फिर भी 100 से ज्यादा हैं। 1,000 यानी 1 लाख, और जो लोग यहाँ आते हैं वे धनी होते हैं। हो सकता है कि उन्हें 1000 की परवाह न हो और इससे उन्हें ठेस पहुंचे, है ना? अगर हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो ठेस पहुंचाते हैं। ये सब बहस क्यों, बस जाओ और कर डालो। बॉस चंद्रा की आवाज में काफी उछाल था। बॉस चंद्रा, अचानक विक्रम सिंह बोला, ऐसा मत करो, मुझे ये पसंद नहीं है। यहाँ भोजन करने वाले लोग होटल को प्रतिष्ठा दे रहे हैं। आप मेहमानों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। इसके अलावा ये होटल आपकी निजी संपत्ति नहीं है। बॉस चंद्रा का चेहरा भय से पीला पड़ गया और वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मैं गलत था श्रीमान सिंह। ठीक है, बस ये सुनिश्चित कर लें कि ऐसा दोबारा ना हो। याद रखें, होटल चलाते समय निगम का हित हमेशा सर्वोपरि होता है। विक्रम सिंह ने हाथ हिलाते हुए कहा, बस हमारे लिए एक निजी कमरा दिलवा दीजिए। तुम्हें क्या लगता है, सुना? होटल के सबसे शानदार निजी कमरे को तैयार करो। बॉस चंद्रा ने कर्मचारियों पर चिल्लाया। पिताजी, ये पहले से ही तैयार है, बॉस चंद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इस तरह की चीजों को व्यवस्थित करने में कुशल हैं। बॉस चंद्रा ने संतुष्टि भरी नजर से अपने बेटे की ओर देखा, फिर विक्रम सिंह की ओर मुड़े और कहा, श्रीमान सिंह, कृपया मेरे पीछे आओ। वो आलीशान निजी कमरा एक ऐसी जगह थी जहां लता मिश्रा ने धनी होने के बावजूद कभी कदम नहीं रखा था। अतीत में मौर्य होटल का दावा था कि वो केवल सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों की ही मेजबानी करता है। जहां तक लता मिश्रा को पता था, यहां आने वालों में अमेरिका के राष्ट्रपति और फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल लोग थे। ठीक है, और कुछ अदृश्य उद्योगपति भी। अधिकांश लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, फिर भी उनकी संपत्ति फोर्ब्स सूची में पहले स्थान पर मौजूद व्यक्ति की संपत्ति से कहीं अधिक थी। आज वे भी इस जगह में इस तरह प्रवेश कर रहे थे जैसे कि ये सब एक सपना हो। क्या विक्रम सिंह किसी गुप्त विश्व परिवार का युवा मालिक हो सकता है? लता मिश्रा और प्रिया शर्मा सोचने से खुद को रोक नहीं पाए।